everyone. I'm Lavi Sanger, Flutter developer and tutor at DACTech. So, in today's session, we'll discuss about what are GitHub and what is the version control of using the GitHub in our code. So, let's start with it. In this, we will be learning about the problem, that is, when the Git was not there, how developers were communicating, and when it comes, what is the solution for that. So, what is Git and GitHub? तो ये दोनों क्या है वो भी हम पढ़ने वाले हैं. The core workflow, how GitHub and Git works, basic Git commands that is used to pull the code, push the code, and how it is connected to the main cloud. That means how it is connected to the network part, like how we can access the data directly from the GitHub. The superpower, that is a branching, how we can do the branching and how we can collaborate with the other team members. So what will be learning about this? तो प्रॉब्लम क्या थी, क्यों गिटहब और गिट आए मार्केट में, क्या नीड क्या थी इसकी, जब हम पहले भी तो कोड को मर्ज कर ही रहे थे, बट कैसे कर रहे थे, हमारा बहुत गलत तरीका था पहले कोड को मर्ज करने का. डेवलपर्स क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए कि आपकी टीम में 3 लोग हैं, मैंने कोड पुश किया, सेकंड पर्सन ने किया, थर्ड ने किया. पुश मतलब हमने काम करा अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम्स पे. व्हाट हैपन देन कि जब हमें वो सारा कोड एक साथ लेना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले मैं जिप फाइल बनाऊंगी, सेकंड पर्सन बनाएगा, फिर थर्ड पर्सन बनाएगा, और हम सारी जिप फाइल्स को ले करके उसके बाद हम उस कोड को देखेंगे बैठ के कि किसने क्या चेंज किया, और फिर एक जिप फाइल वो बनेगी जिसमें सारा चेंज हुआ था. तो कैसे बन सकती है, प्रोजेक्ट फाइनल 2 ऐसे करके 3 4 और फिर उसके बाद रियली फाइनल दिस जिप. तो एक तो नाम भी इतना बड़ा हो गया, और उसमें बहुत सारे चांसेस होते थे कि कुछ कोड रह गया या कुछ छोटे मोटे चेंजेस रह गए जो आए ही नहीं, जो किसी और डेवलपर ने करे थे. इसकी वजह से हमने इसको स्टार्ट किया गिटहब को. अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी कि सबसे पहले तो आप अपना वर्क कैसे सेव करते थे, Ctrl+S से. ये तो अभी भी मेथड है कि आपको सेव तो करना ही है, बट क्या Ctrl+S सेव करने से आपका जो पास मेथड है, मान लो कि आपने आज कुछ और चेंज किया और कल कुछ और किया, आपको कल वाला चेंज चाहिए, तो क्या वो चेंज वापस आ सकता था? नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वाला चेंज वापस आ जाए. आपको फिर से उस चेंज को करना ही पड़ेगा. हाउ डू एक्सपेरिमेंट विद अ न्यू फीचर विदाउट ब्रेकिंग योर वर्किंग कोड. कोई नया फीचर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, करंट कोड में करने बैठे पता चला कि कुछ ऐसा चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से वो वापस ही नहीं आ पा रहे हैं, या फिर जो हमने सही कोड लिखा था वो भी गड़बड़ हो गया. तो हम कोई न्यू फीचर एक्सपेरिमेंट करने बैठेंगे तो हमें हमारे कोड का पहले जिप फाइल बना के रखना पड़ता था, उसके बाद हम उसमें कर पाते थे. तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता था, और इससे कोई भी ज़्यादा रिलायबिलिटी या स्टेबिलिटी हमारे कोड में नहीं आती थी. सोल्यूशन क्या था, फिर आया गिट एंड गिटहब. तो गिट क्या है, गिट एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसको हम हमारे कंप्यूटर में रन करते हैं, और वो VCS सिस्टम है, दैट इज़ वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जिसको हम हमारे कंप्यूटर में रन करते हैं. एक एक चेंज को वो ट्रैक करके चलता है. अगर आपने कुछ भी सिंगल चेंज किया है अपने कोड में, सबसे छोटा सा छोटा चेंज भी वो ट्रैक करके चलता है आपके कोड के अंदर. जो भी एक सेव गेम सिस्टम होता है ना, कि चेक पॉइंट्स बना दिए डिफरेंट या फिर सेव कर दिया, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से कमिट्स के थ्रू स्टोर हो जाती हैं. जैसे कि मैंने आज कोड लिखा, लॉगिन स्क्रीन में उठा करके मैंने बटन का कुछ उसमें पार्ट चेंज कर दिया, कलर वगैरह चेंज कर दिया. देन क्या हो रहा है उसमें, वो सेव तो मैंने कर दिया, बट वो क्या रहेगा, अगर हम गिट यूज़ कर रहे हैं तो एक एक उसका जो कमिट है, एक एक चेंज जो है वो सेव रहेगा कि मैंने कौन सी जगह कौन सी लाइन पे कहाँ चेंज किया था. इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपने कमिट्स को देखने के लिए या फिर अपने चेंजेस को देखने के लिए. और कमिट्स क्या होते हैं, जो चेंजेस हम करते हैं उसको हम बोलते हैं कमिट्स. GitHub इज़ अ होस्टिंग सर्विस फॉर गिट रिपोजिटरीज. अब गिट तो हो गया एक सॉफ्टवेयर टूल जो हमारे कंप्यूटर पर रन होता है. तो GitHub क्या है, GitHub एक होस्टिंग सर्विस है जो हमारे गिट रिपोजिटरीज को स्टोर करने के लिए यूज़ आता है. एक वेबसाइट है, क्लाउड सर्विस कह सकते हैं, जहाँ पे हमारी रिपोजिटरीज, कोड, कमिट्स, इवन हमारे कितने मर्जेस हुए, कितने हमने चेंजेस किए, सब कुछ स्टोर होता है हिस्ट्री बाय हिस्ट्री. अगर मैंने आज कोई चेंज किया और उसको तुरंत मैंने गिट पे पुश कर दिया तो मेरा चेंज गिट पे मिल जाएगा, और मैं उसको कभी भी जा करके चेक कर सकती हूँ कि मैंने क्या चेंज किया है. एक प्लेस है जहाँ पे आप अपने गिट प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हो. आपकी पूरे की पूरी हिस्ट्री सेव रहेगी, आपने उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस किए थे, कोई नया फीचर लगाया था, कोई एक्सपेरिमेंट किया था, सब कुछ उसमें स्टोर कर रहता है. इट एड्स पावरफुल फीचर्स फॉर कोलैबोरेशन लाइक पुल रिक्वेस्ट, इश्यूज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट.
पुल रिक्वेस्ट जनरेट करी, मान लीजिए कि मुझे अपना, मेरी टीम है उसने भी कोड पुश किया, किसी भी पर्टिकुलर बंदे ने, अलग बंदे ने कोड पुश किया, देन क्या हुआ, उसने किया, मैंने किया, PR जनरेट होगी, PR दैट मीन्स पुल रिक्वेस्ट जनरेट होगी। पुल रिक्वेस्ट मतलब उसने जो कोड चेंज किया है वो मुझे भी मेरे कोड में चाहिए और मेरे चेंजेस भी उसको अपने कोड में चाहिए। वो दोनों चीज़ों के लिए भी हम गिट यूज़ करेंगे। इश्यूज़, अगर कोई गिट इश्यूज़ पता करने हैं, कुछ भी हमें पता करना है हमारे कोड से रिलेटेड, सब कुछ हम गिटहब के थ्रू चेक कर सकते हैं और गिट के थ्रू हम उसको पुश कर सकते हैं, हमारे कोड को सेव करके रख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसका। गिट हुआ जो एक PC पे टूल है, इसके अंदर हमने पहले गिट इनिशियलाइज करा, जो कमांड है गिट इनिट, गिट कमिट। कमिट मतलब जो भी मैंने काम किया है वो मुझे कमिट करना है। कमिट से पहले एक कमांड चलेगी गिट ऐड स्पेस डॉट, और उसके बाद हम करते हैं गिट कमिट m, और जो भी हमने कमिट किया ना हमारा कमिट लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लॉगिन स्क्रीन में चेंजेस किए तो चेंजेस इन लॉगिन स्क्रीन, ये मेरा कमिट हो गया। जैसे मुझे याद रहे कि मैंने उस पर्टिकुलर कमिट में क्या, मतलब उस पर्टिकुलर पुश में अपना कोड में क्या क्या चेंजेस किए थे। देन विल पास दीज चेंजेस दैट इज़ यूजिंग गिट पुश टू द गिट हब। अब गिट पे मैंने किए वो कहाँ पास होंगे, गिट हब पे, जो एक वेबसाइट है हमारे होस्टिंग के लिए, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स के होस्टिंग के लिए। उस पर अकाउंट बनता है, रिपोजिटरीज बनेगी, एंड देन उसके बाद हमारे चेंजेस कमिट्स उसमें कर सकते हैं। उसके बाद हम गिट हब से ही सारा कोड अगर हमें वापस चाहिए तो हम गिट पुल का यूज़ करेंगे, और जितने भी चेंजेस हैं हमारे गिट पर, हमारे लोकली हमारे पास आ जाएंगे हमारे कंप्यूटर में। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है गिट से गिट हब तक का। लोकल गिट वर्क फ्लो, इसके 3 एरियाज़ होते हैं। कैसे? गिट मैनेजेस योर फाइल इन 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑन अ लोकल मशीन। लोकल पे कैसे मैनेज करके चलता है? एक वर्किंग डायरेक्टरी है जिसमें आप वर्क कर रहे हो करेंटली, आपके प्रोजेक्ट फाइल्स, आपने जो भी एडिट किया है कोड को, वो अनट्रैक चेंजेस, मतलब जिनको भी ट्रैक नहीं किया है, जब तक पुश नहीं हुए गिटहब पे, वो सारे चेंजेस आपके वर्किंग डायरेक्टरी में है। देन आप जाओगे स्टेजिंग एरिया, दैट इज़ इंडेक्स, एक वेटिंग एरिया जहाँ पर आप चेंजेस को प्रिपेयर करते हो कमिट करने के लिए। बिफोर फाइनलाइजिंग चेक करते हो कि आपने जो कमिट किया है वो सही है, आपको यही पुश करने हैं या फिर आपको कुछ और भी कमिट्स पुश करने हैं, उसमें से आपको कोई फाइल रिमूव करनी है, ऐड करनी है, आप कमिट में कर सकते हो ये सारे काम। वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया पे आए जहाँ पर चला गिट ऐड। देन उसके बाद हमने किया कमिट लोकल रिपोजिटरी पे। गिट, जब भी हम हमारे कोई भी कोड को पुश करते हैं तो सबसे पहले एक लोकल रिपोजिटरी बनती है और एक बनती है रिमोट रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी आपके कंप्यूटर पे रहती है, मतलब आपके सिस्टम पे रहती है, और रिमोट रिपोजिटरी रहती है आपके क्लाउड सर्वर पे। तो जब आप पुश करते हो, कमिट करते हो, तो आपके सिस्टम पे तो वो सेव रहता है, पर वो भी रिमोट रिपोजिटरी पे नहीं पहुंचा है, उसको पहुंचाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है गिट पुश। तो स्टेजिंग एरिया तो वो था जहाँ पे आपने गिट ऐड कर दिया, और अभी आप उस कंडीशन में हो कि आप रिव्यू कर रहे हो और चेंजेस कर रहे हो, फिर आप गिट ऐड कर रहे हो। देन आप कर रहे हो गिट कमिट। गिट कमिट करते आप आपका कहाँ गया? लोकल रिपोजिटरी, दैट इज़ डॉट गिट पे गया, जहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री होगी पूरे प्रोजेक्ट की। गिट फोल्डर हिडन रहेगा, डॉट गिट फोल्डर रहता है जो सबके प्रोजेक्ट में हिडन रहता है जब भी हम गिट इनिशियलाइज कर देते हैं, और जितने भी कमिट चेंजेस थे वो सारे उसमें रहते हैं। फाइल्स जो है वो एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी, दूसरी रिपोजिटरीज तक मूव करती रहती हैं। स्टेजिंग होती है, उसके बाद एक परमानेंट स्टोरेज होता है। तो ये पूरे 3 एरियाज़ होते हैं, जैसे हमारी फाइल पर सिंगल एरिया से सेकेंड एरिया पे जाएगी, दैट इज़ अ स्टेजिंग एरिया, दैन इट जाएगी वो लोकल रिपोजिटरी पे। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक गिट कमांड्स। सबसे पहला है इंस्टॉल गिट। तो ये कमांड में नहीं, प्रोसेस है, गिट इंस्टॉल करना है। आप गिट इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्ट डाल सकते हैं गिट इंस्टॉल, एंड वो फिर कंप्यूटर के हिसाब से आपके सिस्टम के हिसाब से वो इंस्टॉल पे लग जाएगा। देन अब कमांड्स आएंगे। गिट इंस्टॉल कर लिया, कोड को हमें करना है पुश, दैट मीन्स उसको हमें क्लाउड सर्वर पर डालना है। तो उसके लिए सबसे पहला गिट कमांड है गिट इनिट। पहले गिट इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि हम एक रिपोजिटरी पे उसको पुश कर सकें। देन फिर आएगा गिट स्टेटस। गिट स्टेटस हम चेक
करता है कि हमारा कोड कितना पुश है, कितने उसमें अनट्रैक चेंजेस हैं या ट्रैक चेंजेस हैं, या उसमें हमने जो जो कमिट किए हैं, जो जो उसमें चेंजेस किए हैं वो अभी तक सर्वर पे गए नहीं गए, उसका क्या स्टेटस है, वो सब कुछ हमें स्टेटस बताता है गिट स्टेटस। गिट इनिट जब करते हैं तो एक git.git का हिडन फोल्डर भी बन जाता है हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है git add, फाइल नेम उसके बाद डॉट। इसके दो कमांड्स हैं। अगर आप git add स्पेस डॉट कर रहे हो दैट मीन्स आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक साथ पुश कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो git add और उसके बाद किसी फाइल का नेम डाल रहे हो दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर फाइल ही हमारे गिट पे पुश होगी, पूरा का पूरा कोड पुश नहीं होगा। देन है git commit -m एंड अ कमिट मैसेज। जब हम इसको कर रहे हैं तो ये स्टेजिंग एरिया से जो भी हमने गिट ऐड में डाला था वो सारा का सारा ले लेगा। जो अभी हमने 3 एरियाज पढ़े थे, दैट मीन्स लोकल से स्टेजिंग, देन वी हैव द रिमोट। तो जो हमने पढ़े थे वो एरिया वर्किंग डायरेक्टरी, देन स्टेजिंग एरिया एंड देन टू द गिट रिपोजिटरी। तो उसमें जो पढ़े थे उसमें गिट ऐड से जब भी हम गिट कमिट करेंगे तो वो स्टेजिंग एरिया में जाएगा और हमारा कोड जितना भी हमने गिट ऐड में पुश किया है वो कमिट होगा हमारे लोकली। अभी हमारे सिस्टम में कमिट हुआ है, वो सर्वर पे नहीं गया है, दैट मीन्स क्लाउड पे नहीं गया है अभी। गिट कमिट -m एंड देन वी हैव द मैसेज, जो भी हमारा कमिट मैसेज है। देन एक अच्छा सा कमिट मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमने क्या क्या चेंजेस हमने किए हैं। मैंने अगर लॉगिन स्क्रीन में बटन का चेंज किया है एंड इफ़ आई एम राइटिंग द कमिट चेंज इन लॉगिन स्क्रीन बटन, तो मुझे बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा जब मैं उसको वापस से अपनी हिस्ट्री में चेक करने जाऊँगी कि मैंने जो भी चेंजेस किए हैं वो मैंने बटन में चेंजेस किए थे मेरे, वो मैंने चेंजेस पर्टिकुलर इस बटन में किए थे, बाकी सारा कोड मेरा बिल्कुल सेम है। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो जाएगा। तो एक कमिट मैसेज बहुत अच्छा ही ज़रूरी है कि क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, ऐड लॉगिन बटन टू द होम स्क्रीन, फिक्स रिजॉल्व साइन अप फ्रॉम वैलिडेशन बग, और डॉक्स में कुछ अपडेशन किया तो अपडेट रीडमी इंस्टॉलेशन स्टेप्स। तो ये हमने अच्छे से कमिट कर लिख दिए। देन वी हैव द नेक्स्ट कमांड गिट लॉग। गिट लॉग करने पे जितनी भी हमारी एंटायर हिस्ट्री है हमारे कमिट्स की वो सब हमें विजिबल हो जाती है गिट लॉग जैसे हम कमांड को डालते हैं। देन वी हैव द गिट शो। पर्टिकुलर किसी कमिट का देखना है तो हर एक कमिट की एक आईडी डिफाइन होती है गिट के अंदर, 691BAE समथिंग ऐसे कुछ आईडी डिफाइन होती है। उस डिफाइन आईडी पर भी हम चेक कर सकते हैं कि हमने उस पर्टिकुलर कमिट पे क्या चेंजेस किए थे, तो सिर्फ वो हिस्ट्री और वो चेंजेस ही हमें शो होते हैं। हर एक कमिट का एक यूनिक हैश होता है, दैट मीन्स आईडी होती है जो मैंने बताया, एक ऑथर होगा, एक डेट होगी और एक कमिट मैसेज भी डिफाइन होगा। एक हैश से प्रीवियस हैश पे जाने के लिए हमें हमारे कोड का वर्जन कंट्रोल करके रखना पड़ता है। मतलब अगर हम सिंगल हैश पे मैं भी वर्क कर रही हूँ और मुझे प्रीवियस हैश पे जाना है तो मैं जा सकती हूँ। उसकी डिफरेंट मेथड्स हैं पर मैं जा सकती हूँ उन पर। देन वी हैव द वर्किंग विद गिटहब। कैसे हम वर्क करते हैं, एक नई रिपोजिटरी बनानी है github.com पे जहाँ पे हमें रीडमी फाइल ऐड करनी है उसी टाइम पे बनाते टाइम। उस रिपोजिटरी को पब्लिक करना है या प्राइवेट करना है वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कनेक्ट लोकल रैपो टू गिटहब। क्लोन, इसमें 2 तरीके हैं। अगर ऑलरेडी गिट पे कोई कोड पुश है और हमें वो वाला कोड चाहिए तो हमें क्लोन करना पड़ता है, दैट मीन्स गिट क्लोन और उस पूरी रिपोजिटरी का URL। अगर एग्जिस्टिंग हमने कोई रिपोजिटरी बनाई है, खुद से नई रिपोजिटरी बनाई है, उस रिपोजिटरी में हमें कोड पुश करना है रिमोट वाला। अगर हमें कोई नई रिपोजिटरी पे हमें हमारा कोड पुश करना है तो हम उसे पहले रिमोटली करेंगे, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसके पूरा URL। तो इससे क्या होगा, हमारे रिमोटली हमारी वो रिपोजिटरी भी इनिशियलाइज हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। देन हमें पुश करना है कमिट्स को। तो अब जब हमने ये सारे पार्ट कर लिया गिट रिमोट ऐड ओरिजिन तक, देन गिट पुश -u ओरिजिन मेन इज़ द ब्रांच नेम। मेन है, मास्टर है, या फिर किसी भी नाम से बनाई, जैसे फ्लटर अंडरस्कोर कोड के नाम से बनाई है, किसी फीचर के नाम से ब्रांच बनाई है, या किसी बग के नाम से ब्रांच बनाई है, तो वो ब्रांच हमने यहाँ पे हमने कोड पुश कर दिया। ब्रांच कैसे बनती है, ब्रांच का भी एक होता है गिट चेकआउट -b एंड ब्रांच का नेम, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। गेटिंग चेंजेस फ्रॉम गिटहब। द गिट पुल कमांड। एक पुल कमांड का क्या होता है, पुल का मतलब होता है जो हमारे क्लाउड पे सर्वर पे जो भी हमने चेंजेस कर रखे हैं हम उसको वहाँ से ले रहे हैं।
मतलब हमारे क्लाउड से कोई चेंज हमारे पास आ रहा है हमारे कंप्यूटर पे। इसका सिंटेक्स है गिट पुल ओरिजिन मेन। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है कि जब भी आपने अपने चेंजेस को पुश किया है एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन अ टीम, तो आप पहले वहाँ से पुल लो मेन ब्रांच से। अगर जिस भी ब्रांच में मर्ज हुआ है पूरी टीम का कोड पहले वहाँ से पुल लो, उसके बाद ही वर्क स्टार्ट करो। उससे क्या होता है आपके पास लेटेस्ट चेंजेस आते हैं, और जब हम मर्ज करते हैं तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसका वर्कफ्लो क्या रहता है, फैच करता है, मर्ज करता है मेन ब्रांच के अंदर, तो ये पूरा रहता है इसका वर्कफ्लो। अब इसका वर्कफ्लो हम चेक करते हैं। गिट कमिट क्या पुश किया डेवलपर ए ने, रिमोट रिपोजिटरी पे गया, डेवलपर बी ने कोई चेंजेस नहीं किए थे, तो उसने क्या किया यहाँ से, अगर उसने मेन में पुश किया है तो डेवलपर ए का कोड डेवलपर बी को लाने के लिए उसने क्या कर लिया, पुल कर लिया। तो पुश किया और देन गिट रिमोट रिपोजिटरी से गिटहब की क्लाउड रिपोजिटरी से उसने पुल कर लिया। तो ये पूरा वर्क फ्लो हुआ। देन आता है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग को पढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं कुछ ऐसे कमांड्स जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई चेंजेस किए और करंटली में मुझे अभी वो चेंजेस पुश नहीं करने हैं, मतलब मुझे वो चेंजेस अपने क्लाउड पे नहीं डालने हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गिट स्टैश। स्टैश करते ही हमारे जितने भी चेंजेस हैं वो हमारे लोकल रिपोजिटरी में सेव हो जाते हैं, मतलब कि वो क्लाउड पे नहीं जाएंगे। और उसके बाद में अगर कुछ पुल लेना चाहती हूँ अपने क्लाउड से तो मैं ले सकती हूँ। सेकंड कमांड क्या हुआ, गेट चेकआउट -b ब्रांच का नेम, जो नई ब्रांच भी बनाता है और हम उसको बनाते से ही हमारे जब भी हम उस पर कोड पुश कर रहे हैं तो वो हमारे क्लाउड पे भी सेव हो जाता है। सेकंड तो ये हो गया। थर्ड था गिट चेकआउट और ब्रांच का नेम डायरेक्टली। -b अगर हम नहीं दे रहे हैं, दैट इज़ -b और -b अगर हम नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स नई ब्रांच नहीं बन रही है, हम एग्जिस्टिंग ब्रांच में ही स्विच कर रहे हैं। ये स्विच करने के लिए भी यूज़ होता है कि हमने ब्रांच भी बना दी और स्विच भी कर लिया, दोनों चीज़ हमने एक साथ कर ली। अब देखते हैं ब्रांचिंग क्या है। ब्रांचिंग इज़ एन इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट। दैट मीन्स एक नॉर्मल एक फ्लो चल रहा है, डेवलपर ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया, ठीक है। अब सब ने अपनी अपनी ब्रांच में किया, मतलब एक मेन ब्रांच थी, उसके अंदर से सारी ब्रांच निकल गई, मतलब सारी ब्रांच अलग अलग हो गई, ठीक है। एक मेन ब्रांच थी, इसकी ब्रांच डेवलपर ए की ब्रांच हो गई डेवलपर ए के नाम से, बी की होगी डेवलपर बी, डेवलपर सी, सारी मेन से निकल गई। या फिर डेवलपर ए ने ही कई ब्रांचेस अपनी वाली ब्रांच में से ही निकाल दी। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक ट्री था, उस ट्री के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस बन गई, तो ऐसे ही एक मेन ब्रांच थी, मतलब दैट इज़ अ ट्री, और उसके अंदर सारी ब्रांचेस बन गई, तो उसको हम समझते हैं वो बोर्ड से। ये मेरी थी एक मेन ब्रांच, ठीक है। उसके अंदर अलग डेवलपर्स की 3 ब्रांच निकाली मैंने, क्योंकि मेरी टीम में 3 मेंबर्स हैं फॉर एग्जांपल। तो पहले मैंने निकाल दी डेवलपर ए के नाम से, देन मैंने निकाली डेवलपर _b, डेवलपर _c के नाम से, ये मैंने 3 निकाल दी। डेवलपर ए ने भी कई ब्रांचेस निकाली अब अपनी ही में से। मान लो उसने एक फीचर ऐड किया था, दैट इज़ द लैंडिंग, तो उसने लैंडिंग की एक ब्रांच निकाल दी। उसने एक और फीचर ऐड किया था ऑनबोर्डिंग, तो उसने ऑनबोर्डिंग की ब्रांच निकाल दी। अब उसने क्या किया, ऑनबोर्डिंग का कोड और सिर्फ लैंडिंग का ही कोड इनमें ही पुश किया, मतलब ऑनबोर्डिंग का जो कोड है उसने ऑनबोर्डिंग में किया, लैंडिंग का जो कोड था वो उसने लैंडिंग में पुश किया। डेवलपर बी ने भी निकाली, उसने सिंगल ही निकाली, उसने सिंगल पे काम किया, उसने काम किया सेटिंग्स पे। डेवलपर सी ने 3 निकाल दी। डेवलपर सी ने काम किया ऐड करने पे, ऐड पोस्ट, कार्ट और लिस्ट शो करने पे, उसने इन तीनों का कोड इसी में पुश किया। अब इसकी मर्जिंग कैसे होगी, इतनी सारी ब्रांचेस हो गई, ये सारी पहले क्या करेगा, डेवलपर ए इसका कोड इसमें मर्ज करेगा, देन ऑनबोर्डिंग का करेगा, तो डेवलपर ए के पास दोनों का पूरा कोड आ गया, लैंडिंग और ऑनबोर्डिंग का दोनों ब्रांच से। फिर डेवलपर बी के पास सेटिंग्स ब्रांच थी, तो वो सेटिंग से पहले डेवलपर बी वाले ब्रांच में कोड लेगा,
सिमिलरली ये भी करेगा सारी ब्रांचेस का अपना कोड पुश। अब इन तीनों के पास अपना अपना एक कोड है, तो मेन ब्रांच में पहले डेवलपर ए को हम मर्ज करेंगे, उसका कोड मर्ज करेंगे, देन हम मर्ज करेंगे डेवलपर बी का कोड, देन हम मर्ज करेंगे डेवलपर सी का कोड। तो ऐसे करके जितना भी कोड था वो सारा कोड मेन ब्रांच में हमारे पास आ गया। एक डिफ़ॉल्ट ब्रांच बनती है मेन या मास्टर के नाम से। अब इसके फीचर्स क्या हैं? आप हर कोई फीचर पे वर्क कर रहे हैं, लॉगिन पे आप वर्क कर रहे हैं, लैंडिंग पे वर्क कर रहे हैं या फिर सेटिंग्स पे वर्क कर रहे हैं, तो हर एक फीचर की एक अलग ब्रांच बनती है। उस ब्रांच के बेसिस पर ही हम मेन में कोड को पुश करते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया। देन वी हैव द कंप्लीट मर्ज, या फिर हमें कोई भी चेंजेस लेने हैं मेन ब्रांच से तो वो हम ले लेते हैं। तो ये हमारा पूरा रहता है वर्क फ्लो। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये फर्स्ट मेन ब्रांच थी जो सबसे स्टेबल ब्रांच है। सेकंड भी एक ब्रांच निकाली, थर्ड भी एक ब्रांच थी जो मेन की तरह थी। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये डेवलपमेंट ब्रांच थी या स्टेजिंग ब्रांच थी। देन वी हैव द सिक्स्थ वन एज ए डेवलपमेंट ब्रांच। इस वाली में कोई भी कोड पुश नहीं हुआ है, सपोज। अब सेकंड ने जो कोड पुश किया उसने ही उसमें से वापस से एक और ब्रांच निकाली, एक फीचर ब्रांच निकाली, दैट इज़ अ डेवलपमेंट ब्रांच। और फिफ्थ ने भी एक ब्रांच निकाल दी अपनी। ऐसे करके 6 ब्रांचेस हो गई हमारे पास। अब कैसे होगा कि अगर सेकंड और फोर्थ वाला कोड मर्ज होगा तो पहले सेकंड में जाएगा, दैट इज़ सेकंड पॉइंट पे जाएगा, फोर्थ का जो भी कोड होगा। थर्ड का अगर कोई भी कोड होगा तो वो थर्ड में ही रहेगा, उसको सेकंड में मर्ज कर सकते हैं। सिक्स्थ का फिफ्थ में, फिफ्थ से जो ब्रांच निकली उसका थर्ड में, देन थर्ड का सेकंड में, फोर्थ का भी उसमें मर्ज होगा, देन सेकंड का फर्स्ट में। तो मेन ब्रांच में पूरा कोड आ गया। ऐसे करके डिफरेंट ब्रांचेस की पूरी सेट बनती है। हर एक फीचर की अलग ब्रांच होगी। कभी जब बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम उसमें कैसे ब्रांचिंग्स पर वर्क करते हैं। मेन ब्रांच हो गई, दैट इज़ अ प्रोडक्शन ब्रांच, जिसमें हम लोग डायरेक्टली कभी भी अपना कोड पुश नहीं करते हैं। देन वी हैव द डिफरेंट ब्रांचेस। एक डेवलपमेंट निकली, एक स्टेजिंग निकली। डेवलपमेंट ब्रांच में हर एक डेवलपर की अलग अलग ब्रांच निकलेगी, या फिर हर एक फीचर की अलग ब्रांच है। सारे फीचर्स को मर्ज करके डेवलपमेंट में कोड पुश हुआ, फिर उसके बाद को स्टेजिंग में गया। अब उसमें कोई भी बग्स निकले या फिर एरर्स निकली तो स्टेजिंग में उसकी एक अलग ब्रांच बनेगी, उसमें कोड पुश होगा, देन वो सारा कोड मर्ज होकर स्टेजिंग में जाएगा। देन स्टेजिंग का कोड बिल्कुल चेक होने के बाद अगर कोई एरर्स और बग्स फिक्सेस नहीं हैं देन वो मेन में पुश होगा। हमारा मेन जो ब्रांच में कोड होगा वही हमारा डिप्लॉय होगा आगे। ऐसे करके पूरा गिट का वर्कफ्लो चलता है, और ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है गिट वर्कफ्लो को मैनेज करने की। क्योंकि क्या होता है इससे कि अगर हम गिट वर्कफ्लो मैनेज नहीं करके चलते हैं तो हमें प्रॉब्लम देता है, फिर हमें पता नहीं चलता कौन सा कोड कहाँ था, कौन सी फीचर का किस में क्या ब्रांच थी, क्या था, सब कुछ मिक्सअप हो जाता है और मैसअप हो जाता है बहुत ज़्यादा। व्हाट इज़ द ब्रांचिंग कमांड्स? गिट ब्रांच, जहाँ से हमारी सारी ब्रांचेस की लिस्ट आ जाएगी। गिट ब्रांच, ब्रांच नेम, मतलब ब्रांच का नेम क्या था, उस पर्टिकुलर हमें नई ब्रांच बन जाएगी। ये दूसरा मेथड है जो मैंने बताया पहले वाला, वो मेन ब्रांच से स्विच करने का मेथड था, मतलब हम किसी ब्रांच पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और उस तभी हम नई ब्रांच भी बना सकते हैं। वो दोनों काम एक ही चीज़ में हो रहे थे, सिर्फ नई ब्रांच बनाने के लिए गिट ब्रांच और ब्रांच का नेम। गिट चेकआउट, ब्रांच नेम, और गिट स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, चेकआउट भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताए थे कमांड्स। देन गिट चेकआउट -b ब्रांच का नेम। मर्ज कैसे होता है? पहले मेन ब्रांच में जाइए, गिट स्विच मेन। लेटेस्ट चेंजेस जो थे मेन ब्रांच से उनको पहले हमें लेना पड़ेगा, देन हमें मर्ज करना पड़ेगा किसी फीचर ब्रांच में। तो गिट मर्ज, जिस ब्रांच से हमें मर्ज करना है उस ब्रांच का नाम आएगा। मतलब मेन में तो मर्ज करना था और कौन सी ब्रांच से करना था उस ब्रांच का नाम आ जाएगा। तो ये पूरा चलता है वर्क फ्लो मर्जिंग का। अब इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। नया प्रोजेक्ट जो भी था वहाँ पर हम उसकी CD के थ्रू हम उसके पास गए, मतलब उसकी रिपॉजिटरी में गए, देन इनिशियलाइज किया, रीडमी फाइल ऐड करी, कमिट किया, ब्रांच बनाई, देन रिमोट किया, ऐड ओरिजिन किया, जो भी हमारी रिपॉजिटरी थी जो हम बना करके आए थे गिटहब से,
पुश किया, स्टेटस चेक किया, देन वापस से चेकआउट किया, फीचर लॉगिन में सिर्फ एक फ़ाइल ऐड करी जो भी उसकी फ़ाइल थी, कमिट किया, फिर ऐड किया, कमिट किया, कुछ चेंजेस किए, चेकआउट मारा, फिर मर्ज किया फीचर मेन को, फीचर लॉगिन को, और वापस से हमने हमारे मेन में कोड को पुश कर दिया। ये हमारे पूरा वर्कफ्लो चलता है जब हम किसी प्रोजेक्ट को पुश करते हैं या फिर हम उसमें कोई नया फीचर ऐड कर रहे हैं, नई ब्रांच बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सारा इसमें यही चलता है। तो हमने आज पूरे में क्या सीखा कि क्या गिट है, गिटहब क्या है, दोनों क्या होते हैं। गिट एक सॉफ्टवेयर टूल है, गिटहब एक क्लाउड होस्टिंग वेबसाइट सर्विस है, वर्कफ्लो क्या रहता है, उसके कमांड्स क्या हैं, ब्रांचिंग कैसे होती है, सेफ डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, और आपका चैलेंज क्या है कि आपने अभी तक जो भी कोड किया था उसको हम गिट पर अब पुश करेंगे, पुल करके आपको चेक करना है, गिटहब पे नया अकाउंट बनाना है, लॉगिन करना है, देन उसके बाद उस पर आपको रिमोट रिपोजिटरी, पुश, पुट, ऐड सब कुछ करके देखना है। और जब भी आप कोई नया फीचर बना रहे हैं या कोई बग फिक्स कर रहे हैं तो आपको एक नई ब्रांच बनानी है और अपनी डायरेक्टली मेन ब्रांच पर वर्क नहीं करना है, उस पर कोड को सिर्फ मर्ज करके चलना है। Thank you for watching this session. If you have any doubts, any queries, let me know in the comment section. So, in the upcoming session, we'll be learning about how to use the set state, provider, getX, and how we can implement the well notifier, change notifier, future builder, and the different state management tools in our code. Thank you for watching this video and stay connected with the DACTech for more updates.